माय ड्रेस अप डार्लिंग जो एक बहुत ही कमाल की इची रोम कॉम सीरीज है जिसकी मांगा पूरे 7 साल के बाद फाइनली खत्म हो चुकी है। लेकिन मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि क्या इस मांगा के एंड में हमारे गोजो और मारिन का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाता है या उनका रिलेशनशिप क्या आगे बढ़ पाता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि हमारे मारिन ने गोजो के ऊपर चीट किया है, तो क्या वो चीजें सच थी। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे और एक ही वीडियो के अंदर इस सीरीज को पूरा खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहना। बाकी चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो सीरीज है ये गोजो नाम के एक कैरेक्टर को फॉलो करती है जिसके पेरेंट्स बचपन में ही मर जाते हैं और उसके बाद उसके ग्रैंडफादर ही उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, जो हीना डॉल्स बनाया करते थे। और उन्हीं की एक डॉल से हमारे गोजो को प्यार हो जाता है, तो वो भी हीना डॉल्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो भी बनाना शुरू कर देता है। और उसी वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हीना डॉल्स मोस्टली लड़कियां पसंद करती हैं। तो वो बंदा हमेशा लोनर और काफी ज्यादा शाय ही रह जाता है। लेकिन इसी हॉबी की वजह से उसका इनकाउंटर होता है मारिन से, जो अपने हाई स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है। और तो और ये बंदी बहुत ज्यादा सुंदर भी है, जिसे कॉस्प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये एक अडल्ट एनिमी कैरेक्टर से काफी ज्यादा ऑब्सेस होती है, जिसका ये कॉस्प्ले करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन ये उसकी ड्रेस उतने अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाती है, तो ये गोजो से हेल्प मांगती है। तो गोजो भी मान जाता है, क्योंकि इन द एंड ये चीज उसके आर्ट फॉर्म को और ज्यादा बेहतर बनाने वाली थी। और वो दिन रात मेहनत करके ड्रेस को डिजाइन भी कर लेता है, जो मारिन को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और उसी के बाद वो अपना पहला कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और उससे उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। लेकिन ये उनका आखिरी कॉस्प्ले इवेंट नहीं था, क्योंकि मारिन्स के जो एनिमी कैरेक्टर्स की लिस्ट है वो बहुत लंबी है और वो सभी के एक एक करके कॉस्प्ले करना चाहती है। तो बस यहाँ से शुरुआत होती है इनकी जर्नी की। अब ये जो पहला कॉस्प्ले था, इसी प्रोसेस के बीच में हमारी जो मारिन होती है वो हमारे गोजो के लिए फॉल कर जाती है। और तो और उसका जो कॉस्प्ले था वो इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि वो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। अब सीजन 1 के अंदर हमें इसी तरीके से 3-4 कॉस्प्ले और देखने को मिलते हैं, जिस प्रोसेस के बीच में मारिन की जो फीलिंग्स है गोजो के लिए वो बढ़ती चली जाती है। तो अब जो हमने सीजन 1 के एंड में फायरवर्क्स देखे थे, उसके बाद इनका एक और कॉस्प्ले इवेंट होता है जो ये देखने जाते हैं, जिसके अंदर इनकी मुलाकात होती है एक हिमेनो नाम के कैरेक्टर से, जो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉस्प्लेयर होती है, जिसकी स्कर्ट थोड़ी सी फट जाती है। तो हमारा गोजो उसकी हेल्प करता है। लेकिन बाद में गोजो और मारिन को पता चलता है कि वो लड़की नहीं, एक्चुअल में लड़का होता है, जो क्रॉस कॉस्प्लेयर है, जो एक लड़का होकर लड़की वाले कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करता है। और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से कि कोई बता भी नहीं सकता है कि वो एक्चुअल में एक लड़का है। तो इससे हमारा गोजो काफी सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि इवेंचुअली ये चीज उसके आर्ट फॉर्म को और ज्यादा बेहतर करने वाली है। तो वो ऐसा क्या मेकअप करता है, वो कैसे ड्रेस को डिजाइन करता है, वो कैसे अपने मेल फीचर्स छुपाता है, वो ये सारी ही चीजें उससे पूछ के सीख लेता है, क्योंकि इवेंचुअली ये उसके काम ही आनी है। जिसके बाद मारिन बताती है कि उसे बर्नी गर्ल का कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। तो अब उनका नेक्स्ट कॉस्प्ले जो होता है वो होता है बर्नी गर्ल का, जिसकी ड्रेस तो देखो वो डिजाइन कर लेगा, लेकिन उसमें मेन प्रॉब्लम आती है कि वो बिना स्ट्रैप्स को यूज करके वो ड्रेस को चेस्ट पे होल्ड कैसे करेगा, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा इनसाइड नॉलेज नहीं होती है। तो वो कुछ सामान लेने एक दुकान पे जाते हैं, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है, और वो उसे बताता है कि कुछ आर्टिफिशियल बोन्स को यूज करके ड्रेस को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसे बिना स्ट्रैप्स के भी होल्ड किया जा सकता है। तो बस जैसे ही उसे ये चीज पता चलती है, वो बहुत ही जल्दी ड्रेस बना लेता है। ड्रेस बनाने वाला काम तो देखो हमारा गोजो बहुत तेजी में करता है। अब सिर्फ ड्रेस डिजाइन करना ही एक प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि ये ड्रेस जो होती है थोड़ी ज्यादा रिवीलिंग होती है। अब तुमने अगर सीजन 1 देखा होगा तो तुम ऑब्वियसली गोजो की पर्सनैलिटी इतनी तो जान चुके होगी कि वो लड़कियों के सामने इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता है। और ऊपर से अगर लड़की इतने ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहन के आएगी तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल होगा ही होगा। लेकिन मारिन के फोर्स करने की वजह से उसे फोटोशूट तो करना ही पड़ता है। और उसके बाद वो एक इवेंट को अटेंड करते हैं, और उस इवेंट के बाद मारिन के काफी सारे दोस्त उससे मिलने आते हैं, जहां हमारा गोजो जो है वो एक रैबिट मॉस्कॉट की तरह बन के जाता है। लेकिन वो उस महफिल में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक तो वो सभी को जानता नहीं है, ऊपर से उसमें से एक लड़की गोजो से उस महफिल में पूछ लेती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रही हो। तो गोजो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो उठ के चला जाता है वॉशरूम में, और मारिन भी उसके पीछे चली आती है। तो वो बाहर वेट कर रही होती है कि इतने में ही 2 लड़के उसके पास आते हैं और उससे कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं। तो गोजो कुछ लड़कों की आवाज सुन लेता है और वो तुरंत वॉशरूम से बाहर आके उसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि ये जो 2 लड़के हैं वो और कोई नहीं, उसके स्टाइलिस्ट हैं, जो उसको कुछ एडवाइस करने आते हैं। लेकिन जो हमारा गोजो करता है वो देख के मारिन उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो खुश होके वो गोजो के गाल पे किस कर देती है। लेकिन अफसोस गोजो ने रैबिट का मॉस्कॉट पहन रखा होता
होता है तो उसको कुछ भी फील नहीं होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मरिन ने कुछ तो किया है, तो वो उससे पूछता है, लेकिन मरिन इतनी भी ज्यादा प्रो नहीं है कि वो इस एम्बैरेसिंग मोमेंट को मुंह से बोल के बता पाए। और इसी बीच उसका जो हाई स्कूल है वो एक इवेंट अनाउंस कर देता है जो 2 दिन का होने वाला था, जिसमें पहला दिन तो लोगों को स्टॉल्स लगाने थे, जिसमें जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतने ही ज्यादा उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। लेकिन इस पूरे इवेंट का जो हाईलाइटिंग सेक्शन था वो दूसरे दिन में होने वाला था, जो एक कॉस्प्ले इवेंट होने वाला था। तो पूरी क्लास मिलके मरिन को नॉमिनेट कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली उससे बेहतर कोई और नहीं था जो उन्हें जीत दिला सकता था। लेकिन इस कॉस्प्ले के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि एक लड़का सिर्फ लड़की के कैरेक्टर का ही कॉस्प्ले कर सकता है और सेम लड़की को एक लड़के का कॉस्प्ले करना था। तो हमारी मरिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मरिन सबके सामने रेस सामा जो एक एनिमी कैरेक्टर है और लड़कियों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसका कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने के लिए अनाउंस कर देती है, जिसमें गोजो ऑब्वियसली उसकी मदद करने वाला था, क्योंकि डिजाइन तो वही करने वाला था। लेकिन उसके ऊपर दो जिम्मेदारी थी। एक तो उसे डे 1 के लिए काफी सारे स्टॉल्स लगाने थे क्योंकि लड़कों की मदद करनी थी, दूसरा उसको अकेले ही सारे ड्रेस डिजाइन करनी थी। और इस बार तो चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली थी, क्योंकि उसको मरिन का जो फिगर है वो छुपाते हुए उसको लड़का दिखाना था। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम ये चीज तो देख चुके हैं कि गोजो की कुछ खास दोस्त है नहीं, लेकिन इस इवेंट के दौरान में पूरी क्लास उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि कॉस्ट्यूम जो बनाने का काम है इतना आसान नहीं होता है। तो पूरी क्लास उसे बोलती है कि उसे सिर्फ कॉस्ट्यूम बनानी है, बाकी सारे जितने भी काम है वो खुद संभाल लेंगे। अभी देखो, मैंने तुम्हें एक हिमेनो कैरेक्टर के बारे में बताया था जिसने हमारे गोजो को बहुत कुछ सिखाया था, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को गोजो यहाँ यूज करता है और एक बहुत ही तगड़ा सूट डिजाइन कर देता है। वो मरीन के फिगर को भी छुपाने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो उसे बॉय टच तो दे देता है, लेकिन ही स्टिल फील अनहैप्पी। तो वो अपने ही एक दोस्त को यूज करके हमारी मरीन को सिखाता है कि वो प्रॉपर एक बॉय की तरह एक्ट कैसे कर सकती है। तो इस ट्रेनिंग के बाद दे आर रेडी टू गो और इवेंट शुरू हो जाता है, जिसमें डे 1 तो देखो बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो अब जो मेन इवेंट स्टार्ट होने वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम होता है, जिस बीच हमारे गोजो को मरीन का मेकअप करना होता है, जिसमें उसे इतनी डिफिकल्टी होती नहीं है, लेकिन इस बार उसके ऊपर काफी प्रेशर है, क्योंकि पूरी क्लास उसे सपोर्ट करते हुए देख रही होती है। लेकिन गोजो का माइंडसेट क्लियर होता है कि उसे क्या करना है, और उसका नतीजा हमें स्टेज पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही मरीन स्टेज पे चढ़ती है वो लिटरली में आग लगा देती है। वो इस तरीके से एक्ट करती है, परफॉर्मेंस देती है कि भाई सब लड़कियां तो पागल होती ही हैं, लड़के भी पागल हो जाते हैं, और उसी वजह से वो पूरे कंपटीशन को बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। और देखते ही देखते गोजो जो एक लोनर हुआ करता था, अब वो पूरी क्लास का स्टार बन चुका है, क्योंकि मरीन तो पहले से ही थी, सबको मरीन के ऊपर तो कॉन्फिडेंस था ही, लेकिन गोजो ये चीजें कर सकता है ये किसी को नहीं पता था। सो नाउ द लोनर बॉय हैज बिकम द स्टार ऑफ हिज क्लास। खैर, इवेंट खत्म हो जाता है और गोजो एक कॉस्प्लेयर का बहुत बड़ा फैन होता है, तो वो उससे मिलने चला जाता है। और उसी टाइम पे हमारी जो मरीन है वो कुछ अपने कॉस्प्लेयर दोस्तों से मिलती है, जिसके बाद इन सभी का एक मीटअप होता है, जहां ये सारे ही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कॉफिन गेम के ऊपर कॉस्प्ले करेंगे। बेसिकली ये सारे नन बनने का डिसाइड करते हैं, जिसमें इस बार गोजो की इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली थी, क्योंकि जो ड्रेसेस होती हैं वो सारी पहले से ही बनी हुई मिलेंगी इन्हें। तो बस इन लोगों को एक डेट डिसाइड करनी थी जहां ये सारे लोग मिलकर फोटोशूट करवाने वाले थे। तो अब सिर्फ एक चीज बच जाती है, जो है रिसर्च वर्क। तो उसके लिए उसे एक गेम खेलना होता है जो है कॉफी नाम से ही, लेकिन वो एक हॉरर गेम है। तो अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि मरीन को भूतों से बहुत डर लगता है, तो वो गोजो को अपने घर बुला लेती है गेम खेलने के लिए। लेकिन गेम खेलते हुए उन्हें इतना ज्यादा देर हो जाती है कि सारी ट्रेन बंद हो जाती है किसी वजह से, और अब गोजो घर नहीं जा सकता है, तो वो स्लीप ओवर के लिए गोजो को वहीं रोक लेती है। लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा कि गोजो बहुत ही ज्यादा सीधा बंदा है, तो उसकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी ज्यादा फट रही होगी। तो वो सुपरमार्केट जाता है कुछ चीजें लेने के लिए, और जल्दबाजी में कुछ एक ऐसी ड्रिंक उठा लेता है जिससे वो पूरी रात जाग सके। मतलब वो डिसाइड करता है कि वो पूरी रात सोएगा ही नहीं, और अगर सोएगा ही नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ होगा नहीं, तो सब चीजें ठीक है। लेकिन इस सब चीज की टेंशन लेते हुए वो एक ऐसी ड्रिंक उठाता है जो एक्चुअल में हॉर्स राइड ड्रिंक होती है, जिससे बेसिकली एक बंदा पूरी रात बैंग बैंग कर सकता है। अब ये चीज हमारे गोजो को नहीं पता थी, लेकिन ये चीज मरीन को पता होती है, तो वो देख लेती है उसे वो ड्रिंक उठाते हुए, तो वो समझ जाती है कि गोजो क्या सोच रहा है। तो उसे लगता है कि गोजो रात में बैंग बैंग करने वाला है उसके साथ, जिसके लिए वो बहुत खुश भी है और बहुत कंफ्यूज भी कि इतनी जल्दी कैसे, लेकिन हाँ उसे करना भी है, और ये तो गोजो है जिसे वो पसंद करती है। तो अब फट तो रही होती है, लेकिन साथ ही वो अपनी बेस्ट आउटफिट पहन के तैयार हो जाती है, लेकिन बात करते करते वो टेंशन में जल्दी सो जाती है। तो गोजो उसे उठा के उसके रूम में सुला देता है और खुद पूरी रात भर गेम खेलता हुआ निकाल देता है। जिसके बाद जब दोपहर में हमारी मरीन की आंखें खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि गोजो ने आखिर कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ तो हो,
अफसोस कुछ नहीं होता है, तो वो डिसाइड करती है कि वो फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में गोजो को बता देगी। लेकिन उसे इस बात की भी टेंशन होती है कि अगर गोजो ने मना कर दिया तो क्या होगा, उनकी दोस्ती भी नहीं रहेगी। तो वो डिसाइड करती है कि जो ये कॉफिन इवेंट है वो इसके बाद बताएगी। तो देखते ही देखते मीटअप वाला डे आ जाता है, सारी प्रिपरेशन हो जाती है और काफी अच्छे से ये कॉफिन वाला इवेंट जो है वो उनका हो भी जाता है। अब मरीन जो इस नन बनने की तैयारी कर रही होती है, उसी बीच हमारा गोजो एक अकीरा नाम की बंदी के साथ मिलके क्रॉप्स बनाना सीख लेता है। मतलब वो क्रॉप कॉस्प्ले करना सीख जाता है। तो इस इवेंट के बाद वो मरीन को बोलता है कि क्यों ना हम कोई क्रॉप कॉस्प्ले करें। तो एक हनेल नाम की कैरेक्टर होती है जो बहुत ही ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस सी होती है। मतलब उस कैरेक्टर को देखते ही वो उसे अंदर से वो चैलेंजिंग वाली फील आ जाती है कि हाँ ये चीज उसे करनी है। तो उस कैरेक्टर को देखने के जस्ट बाद ही वो घर निकल जाता है ताकि रिसर्च वर्क शुरू कर सके। वो ना ही मरीन का वेट करता है ना ही उसे बाय बोलता है, जबकि मरीन अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उसे प्रपोज करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ गोजो तो इस कैरेक्टर के पीछे पागल सा हो जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टर उसे समझ में आ जाता है नॉर्मल सोच से काम नहीं चलेगा, तो अपनी सारी चीजें लगा देता है। इवन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि वो कभी खुद से चीजें नहीं क्रिएट कर सकता है जैसे उसके दादाजी करते हैं, और उसमें उतना हुनर नहीं है, उसमें उतना टैलेंट नहीं है। काफी सारे सेल्फ डाउट उसमें आने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं डिसाइड कर पा रहा होता है कि इस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के लिए वो किस तरीके का फैब्रिक यूज करे कि वो देखते ही लोग पागल हो जाएं। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद उसे एक ऑनलाइन ऐसा एक फैब्रिक मिल जाता है जो इस डिजाइन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। और बस जैसे ही उसे फैब्रिक मिल जाता है वो रात भर जाग के उस ड्रेस को तैयार कर देता है। अब गोजो और मरीन जो है एक इवेंट को अटेंड करने वाले थे जिसके अंदर वो यही ड्रेस को यूज करने वाले थे। तो ड्रेस तो देखो मरीन पहन लेती है, रह जाता है मेकअप। तो गोजो के लिए ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमारी मरीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस कैरेक्टर में जान डाल दे। तो मरीन का तो जुनून भी वैसे भी कॉस्प्ले था। तो जैसे ही वो मेकअप करके उस भीड़ में जाती है वो इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि भाई साहब जो पूरी भीड़ उसके लिए तैयार भी नहीं थी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सर्कल बना के उसका फोटो शूट करना शुरू कर देते हैं, और कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा तगड़ा हो जाता है। और वहीं गोजो जो है वो पूरे सर्कल के बाहर खड़ा होता है जो उसको देख के खुश नहीं होता है। और यही वो मोमेंट है जो हमें बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हुए देखने को मिला था। अब यहाँ पे मरीन ने चीट किया है नहीं ये तो तुम्हें पता लग गया होगा, लेकिन गोजो क्यों सैड है ये हमें थोड़ा आगे पता लगने वाला है। तो अगर मरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कॉस्प्ले करना चाहती थी वो क्यों करना चाहती थी कि इस एक बंदे की नजरों में खुशी देख सके जिसके लिए वो ये कर रही है। अब क्या फर्क पड़ता है पूरी दुनिया उसके आगे पीछे नाचेगी या फिर वो कितनी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है या स्टारडम उसको कितना ज्यादा मिलने वाला है, उसको ये सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ गोजो को देख रही होती है कि गोजो क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन गोजो नीचे ही देख रहा होता है। वो इवन उसे देखता भी नहीं है और उस इवेंट से उसे बिना बाय बोले एक बार फिर चला जाता है, जिससे मरीन को बहुत धक्का लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे उस इवेंट को खत्म करके वापस आती है और वो यही सोच रही होती है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से गोजो नाखुश है। वहीं मरीन इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है, उसका कॉस्प्ले हर जगह ट्रेंड कर रहा होता है। इवन उसके डैड तक पहुंच जाता है जो उसको देख के पहचान भी नहीं पाते हैं। इवन जिस बंदे ने ये कैरेक्टर बनाया होता है वो भी उन्हें अप्रेस करता है, लेकिन मरीन फिर भी खुश नहीं होती है। खैर फाइनली जब ये दोनों मिलते हैं तो वो उस चीज के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, जो इन दोनों के बीच में दूरी बनाने का काम कर रही थी। और जो ये बात करते हैं उससे मरीन को ऐसा लगने लगता है कि मरीन उसके लाइफ में आ रही है। काइंड ऑफ उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी वजह से हमारा जो गोजो है वो हीना डॉल्स नहीं बना पा रहा है, वो अपनी लाइफ में जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। तो मरीन और ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं गोजो को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है। तो जो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है जिसकी दुकान से गोजो अक्सर सामान लिया करता था, वो उससे रास्ते में मिल जाता है। तो वो उससे काफी सारी बात करता है और वो बंदा इसको एक्चुअल क्लोजर देता है। उसके बाद वो थोड़ा मेंटली स्टेबल होता है और उसको दिमाग में आता है कि उसने मरीन से ये तो पूछा ही नहीं कि अगला कॉस्प्ले किस पे करना है। तो वो बहुत सारी कॉल्स करता है, बहुत सारे मैसेजेस करता है, लेकिन मरीन रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो फाइनली वो उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां मरीन को ऐसा लग रहा था कि गोजो सारी बात करके चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए आया है, लेकिन वो तो काम के सिले में आया है। तो वो उसको जाने के लिए बोल देती है और उसे ये भी बोल देती है कि अब वो कोई कॉस्प्ले नहीं करेगी उसके साथ और उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस बनने का काम भी नहीं करेगी, हीना डॉल्स पे फोकस कर सकता है। तो गोजो उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उसकी खुद की चॉइस थी, वो कॉस्प्ले खुद डिजाइन करना चाहता था, लेकिन मरीन उसे जाने के लिए बोल ही देती है। अब देखो गोजो के मन में काफी थॉट्स होते हैं, लेकिन सारे ही बाहर निकालना जरूरी नहीं होता है, और दिमाग में भी उसके हर थॉट्स के एंड में एक ही जवाब मिल रहा होता है कि मरीन के सामने बोलना मत। लेकिन मरीन को खोने का जो डर
होता है वो उसे बोलने पे मजबूर कर देता है, और वो तब बोलता है कि उसको कि ही फील्स जेलस जब उसे पॉपुलैरिटी मिल रही है। उसे ये डर होता है कि वो उसे छोड़ के चली जाएगी और इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से पूरी दुनिया उसे देख रही है जिस पे सिर्फ उसका हक है। उसे पूरी दुनिया एडमायर कर रही है जिस पे सिर्फ उसका हक है। उसकी पूरी दुनिया फोटो क्लिक्स कर रही है जिस पे सिर्फ उसका हक है। अब ये चीज उसे खुद नहीं समझ में आती है कि उसके दिमाग में ऐसा क्यों आ रही है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और ये बात जैसे ही मरीन सुनती है वो उसकी तरफ भाग के चली आती है और उसे हक कर देती है और उससे पागलों की तरह पूछती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, मतलब तुम मेरे लिए जेलस फील कर रहे थे। और ये बोलते बोलते ही वो उसको किस कर देती है। और मरीन भी बताती है कि उसे एक्चुअली में कभी पॉपुलैरिटी फेम नहीं चाहिए था, वो सिर्फ कॉस्प्ले करना चाहती थी और वो सिर्फ गोजो की आंखों में खुशी देखना चाहती थी। वो सिर्फ गोजो के मुंह से सुनना चाहती थी कि वो कितनी अच्छी लग रही है। तो बस इसके बाद इन दोनों का लवी डवी शुरू होता है। काफी सारी चीजें क्यूट क्यूट सी हमें देखने को मिलती है। सो दे फाइनली डिसाइड टू डेटिंग ईच अदर। जिसके बाद गोजो घर जाते ही सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर को बताता है, जहां उनका तो एक ही रिस्पॉन्स था कि मुझे तो लगा तुम पहले से ही डेट कर रहे हो। और कमाल की बात जब वो अपने दोस्तों को बताता है, मतलब जितने भी उसके क्लास फेलोज होते हैं, वो भी यही जवाब देते हैं कि हमें तो लग रहा था कि तुम लोग पहले से ही डेट कर रहे हो, क्योंकि मरीन के मुंह पे बहुत ही ज्यादा ये चीज ऑब्वियस थी। लेकिन गोजो को नहीं समझ में आ रही थी कि गोजो के लिए तो मरीन पहली दोस्त थी, इसलिए उसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। जिसके बाद वो अपनी पहली डेट पे जाते हैं। मरीन का अगला बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहां मरीन उसे अपना हाथ होल्ड करने के लिए बोलती है, लेकिन पब्लिकली वो ये सब चीजें करने से मना कर देता है, क्योंकि इन द एंड वो है तो गोजो ही। जिसके बाद हमें एक टाइम स्केप दिखाया जाता है जहां इनकी प्रॉपर शादी हो चुकी है। गोजो एक बहुत ही फेमस हीना डॉल आर्टिस्ट बन चुका है। हमारी मरीन जो है एक प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर बन चुकी है और ये एक अच्छी खासी फैमिली बना चुके हैं। और इसी के साथ मांगा यहाँ खत्म हो जाती है। तो एक काफी अच्छी मांगा थी, काफी अच्छा एंड था इसका और काफी सेटिस्फैक्टरी भी था। बस हाँ, थोड़ा और इसे लंबा खींचा जा सकता था, लेकिन कुछ चीजों को ना ही खींचे तो भी अच्छा ही होता है। और हाँ, इसका जो सीजन 2 है वो हमें जुलाई से देखने को मिलने वाला है। खैर, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। बाकी ऐसे ही तुम कौन सी मांगा को कवर होते हुए देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी ही वीडियो और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।